किसी भी देश का संविधान, सोचिए, वो सिर्फ एक किताब नहीं होती। वो तो एक जीता जागता सांस लेता हुआ दस्तावेज होता है, जिसे समाज के साथ साथ बदलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। आज हम भारत के संविधान की इसी जिंदा दिली को महसूस करेंगे और देखेंगे कि 90वें से लेकर 100वें संशोधन ने हमारे देश की शक्ल को कैसे बदला। तो सवाल उठता है कि भाई, एक संविधान को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, इस सवाल का जवाब 2003 से 2015 के बीच हुए इन संशोधनों की कहानी में ही छिपा है। ये हमें बताते हैं कि कैसे भारत ने नई चुनौतियों को समझा और अपने सबसे बड़े कानूनी ग्रंथ को वक्त के हिसाब से ढाला। चलिए शुरुआत करते हैं शासन और शक्ति के संतुलन से। ये वो बदलाव हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र की मशीनरी को और ज्यादा मजबूत किया, खास तौर पर राजनीतिक स्थिरता और न्यायपालिका के काम करने के तरीके पर ध्यान देकर। देखते हैं कैसे। 15%। सुनने में तो ये बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन राजनीति में इस एक नंबर का क्या मतलब हो सकता है? यकीन मानिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसने भारत में सत्ता के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अगली स्लाइड में इसका राज खोलते हैं। तो ये 15% की जो सीमा थी वो आई थी 91वें संशोधन से। इसने ना दो बहुत बड़ी समस्याओं पर निशाना साधा। एक तो था जंबो कैबिनेट, मतलब जरूरत से ज्यादा मंत्री बना देना, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता था। और दूसरा था दल बदल, यानी नेताओं का अपनी पार्टी बदलकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इस एक कदम ने राजनीति में अनुशासन और स्थिरता दोनों को बढ़ाने का काम किया। अब एक ऐसे संशोधन की बात करते हैं जो बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। ये था 99वां संशोधन, जिसका मकसद था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बनाना। ये जजों की नियुक्ति की जो दशकों पुरानी कॉलेजियम प्रणाली थी, उसको बदलने की एक कोशिश थी। अब तक क्या होता आया था? जज ही जजों को चुनते थे। लेकिन यहां कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। संसद से पास होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह न्यायपालिका की आजादी में सीधी दखलंदाजी है। यह वाकया दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत स्तंभों, संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्ति का संतुलन कितना नाजुक और दिलचस्प हो सकता है। अच्छा, शासन की बात तो हो गई, अब आते हैं पहचान पर। ये वो संशोधन हैं जो दिखाते हैं कि कैसे हमारे संविधान ने भारत की अनगिनत भाषाओं और अलग-अलग क्षेत्रों की विविधताओं को न सिर्फ पहचाना, बल्कि उन्हें दिल से अपनाया भी। ये स्लाइड दिखाती है कि हमारा संविधान जमीनी हकीकत को कितनी गहराई से समझता है। देखिए, 90वें संशोधन ने असम में बोडोलैंड की मांग को संवैधानिक मान्यता दी। 94वें ने नए नए बने राज्य झारखंड की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा किया और 98वें ने हैदराबाद कर्नाटक जैसे पिछड़े इलाके के विकास के लिए खास इंतजाम किए। मतलब साफ है, संविधान सिर्फ दिल्ली से देश नहीं चलाता, बल्कि हर क्षेत्र की आवाज को सुनता है। 92वां संशोधन तो भारत की भाषाई विविधता का एक शानदार जश्न था। संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं शामिल की गईं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये सिर्फ लिस्ट में कुछ नाम जोड़ना नहीं था, ये तो इन भाषाओं को बोलने वाले करोड़ों लोगों की पहचान और उनकी संस्कृति को एक तरह से सलाम करना था। कभी कभी ना एक छोटा सा बदलाव भी बहुत गहरा मतलब रखता है। 96वें संशोधन ने उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। ये सिर्फ एक स्पेलिंग का बदलाव नहीं था, ये उस भाषा को बोलने वालों की सांस्कृतिक पहचान को सही तरीके से सम्मान देने का एक बहुत जरूरी कदम था। पहचान के बाद अब बात करते हैं न्याय की। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब बनकर नहीं रह गया, बल्कि उसने समाज में बराबरी लाने और हाशिए पर खड़े लोगों को ताकत देने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाई। 93वां संशोधन शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कदम था। इसने आरक्षण की नीति का दायरा बढ़ाकर प्राइवेट शिक्षण संस्थानों तक पहुंचा दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब समाज के पिछड़े तबकों के छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा के दरवाजे और ज्यादा खुल गए। एक ऐसा कदम जो एक ज्यादा बराबरी वाला समाज बनाने की दिशा में था। लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि हर आवाज सुनी जाए, हर किसी का प्रतिनिधित्व हो। 95वां संशोधन ने बिल्कुल यही सुनिश्चित किया। इसने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को और 10 साल के लिए आगे बढ़ाया। ये कदम देश के कानून बनाने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी था। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सहयोग और समाधान। यहां हम देखेंगे कि संविधान की पहुंच कितनी ज्यादा व्यापक है, जमीनी स्तर के सहकारी आंदोलनों से लेकर देशों के बीच के सीमा विवादों तक।
97वां संशोधन ये जमीनी स्तर पर आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने के बारे में था। इसने सहकारी समितियों यानी लोगों द्वारा मिलकर चलाए जाने वाले छोटे छोटे व्यवसायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दी। इससे हुआ ये कि देश के कोने कोने में चल रहे लाखों आर्थिक आंदोलनों को एक नई ताकत मिली। और अब 100वां संशोधन, एक ऐतिहासिक पल। इसने भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया। ये सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों का लेनदेन नहीं था, ये एक मानवीय समाधान था जिसने उन हजारों लोगों को नागरिकता और एक पहचान दी जो दशकों से बिना किसी देश के जी रहे थे। तो जब हम इन सभी संशोधनों को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है ना? मंत्रियों की संख्या तय करने से लेकर नई भाषाओं को अपनाने तक, सहकारी समितियों को ताकत देने से लेकर सीमा विवाद सुलझाने तक, ये हर एक बदलाव हमें यही दिखाता है कि भारत का संविधान कितना जीवंत और गतिशील है, जो हर जरूरत के साथ खुद को ढाल लेता है। तो हमने देखा कि कैसे संविधान ने शासन, पहचान और न्याय की चुनौतियों का जवाब दिया। ये सारी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, पर्यावरण हो या समाज का बदलता हुआ ताना बाना, भारत का अगला संवैधानिक संशोधन आखिर किस बारे में हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि संविधान की कहानी कभी खत्म नहीं होती, ये तो हमेशा लिखी जाती रहती है।